ये चीज़ें आपको एज़ इट इज़ करनी है एविएशन में ख़ास तौर पे, बिकॉज़ ये बहुत सेंसिटिव लाइन है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और एविएशन। गलती सिर्फ यही है जो मैंने आपको 4 स्टेप बताया, या ब्रीफिंग हुई नहीं है या हुई है तो उसके चार्ट को सही पकड़ा नहीं गया, पकड़ा गया तो उसको सही जगह रखा नहीं गया। ये 4-5 गलतियाँ थीं जो इसमें हुई, और सिर्फ इसलिए हुई कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो नहीं किए गए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहिद अयूब, आप देख रहे हैं लर्निंग टू लिव। जैसे मैंने आपसे पहले गुजारिश की कि आज का भी जो मौजू है भी है तो एयरक्राफ्ट क्रैश के बारे में, लेकिन ज़ाहिर है कि ये भी एक ज़िंदगी के रिलेटेड है कि क्यों हुआ, और इसकी बेसिक कॉज पायलट का एरर था या टीसी का एरर था या मेंटेनेंस का इशू था। तो कहाँ कहाँ हम ज़िंदगी में गलतियाँ करते हैं, उसका नतीजा क्या निकलता है। एक तो ये पहलू है। दूसरा ये कि गो कि एक्सीडेंट 1992 में हुआ और काफ़ी लोगों ने इस पर कोई बात भी की। मेरा थोड़ा सा जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा सा इसलिए डिफरेंट है इसको डिस्कस करने का कि आखिर हमारे यहाँ इस तरह के एक्सीडेंट निस्बतन ज़्यादा क्यों होते हैं। बहुत सारे तो ऐसे हैं जो करेक्ट हो जाते हैं, यानी करेक्ट होने से मुराद ये है कि गलती होती है लेकिन बाद में रियलाइज़ हो जाती है, वो ठीक हो जाती है और हादसा नहीं होता या कोई ऐसी इंसिडेंट नहीं होता। लेकिन कुछ हो जाते हैं, जो उन एयरलाइंस की निस्बत जो बहुत डेवलप एयरलाइन है, जैसे कैथे पैसिफिक है, सिंगापुर है, एमिरेट है, कतर है, और बहुत सारी एयरलाइन जिन्होंने अपने आप को बहुत डेवलप किया, उन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किया कि जितना मिनिमम से मिनिमम पायलट मेंटेनेंस और बाकी एरर्स हों एटीसी। तो वो क्या वजह है कि हमारे यहाँ ये ज़्यादा क्यों है। पहली वीडियो की तरह मुख्तसरन मैं आपको कोशिश करूँगा कम से कम टाइम में इसको हम डिस्कस कर लें कि हुआ क्या, फिर एक्चुअली एंड पे हम इसको ये डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ें होती क्यों हैं हमारे यहाँ इस कदर बहुतात के साथ। 1992 में पीआई के पास एक जहाज़ था एयरबस A300 B4, उसका कॉल साइन था PK268। फ़्लाइट थी कराची से काठमांडू जो नेपाल का कैपिटल है, और वो हादसे का शिकार हुई वहाँ पे अप्रोच एरिया के अंदर। ये बात है 28 सितंबर 1992। इस फ़्लाइट पे टोटल जो पैसेंजर्स ऑन बोर्ड थे वो थे 167, जिसमें से 155 पैसेंजर्स थे। फ़्लाइट क्रू उसमें 4 थे, यानी एक कैप्टन, एक फर्स्ट ऑफिसर, 2 फ्लाइट इंजीनियर, एक जो ऑपरेटिंग फ्लाइट इंजीनियर और एक अंडर ट्रेनिंग। कैबिन क्रू उसमें 8 था, यानी टोटल 167 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड थे। तो ये जो एयरबस हादसे का शिकार हुई एयरबस A300 B4, इसकी रजिस्ट्रेशन अल्फ़ा पापा BCP यानी APBCP थी, और ये कोई 16 साल पुराना एयरक्राफ्ट था। ये मुख्तलिफ एयरलाइन से होता हुआ पीआई ने एंड में इसको ख़रीदा। पीआई ने यह त्यारा 21 अप्रैल 1986 को इसको पीआई ने इसको बाय किया, और इस त्यारे ने टोटल जो आवर्स फ्लाई किए थे 39,045 आवर्स, और लैंडिंग्स इसने की थी 19,172 लैंडिंग्स जहाज़ ने कर चुका था। ये इस एयरलाइन पे जो कैप्टन थे इफ्तिखार जंजुआ थे, और फर्स्ट ऑफिसर हसन अख्तर, बड़े एक्सपीरियंस कैप्टन थे ये। इनके पास कोई 13,000 के करीब इनके आवर्स से जो उन्होंने फ़्लाई किए हुए थे, जिसमें से सिर्फ 6,000 के करीब इनके पास इसी जहाज़ के ऊपर कमांड आवर्स थे। और इसी तरह जो फर्स्ट ऑफिसर थे वो भी 38 साल हसन अख्तर, जिनके पास 5,800 के करीब उन्होंने टोटल फ़्लाइट आवर्स उन्होंने फ़्लाई किए हुए थे, जिसमें से तकरीबन उनको 1450 के करीब उनके इसी जहाज़ के ऊपर थे। त्यारे में जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया 2 फ्लाइट इंजीनियर थे, एक ऑपरेटिंग फ्लाइट इंजीनियर से 40 साल उनकी एज थी, 5,200 के करीब उनके पास घंटे थे, और 2,500 उन्होंने इसी एयरक्राफ्ट के ऊपर फ्लाई किए हुए थे।
और एक अंडर ट्रेनिंग फ़्लाइट इंजीनियर थे जिनकी उम्र 42 साल थी, उनके पास भी कोई 8000 के करीब आवर्स थे। कितना एक्सपीरियंस्ड, अगर आप सारे इस एक्सपीरियंस को टोटल करें तो आप अंदाज़ा कीजिए कि कितना एक्सपीरियंस्ड फ्लाइट क्रू था इस जहाज़ के ऊपर। ये एक पॉइंट नोट कीजिएगा कि इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद ये एक्सीडेंट हुआ। पीआई की ये जो फ़्लाइट थी PIK 268, ये सुबह 11:13 पर कराची से रवाना हुई और तकरीबन फासला 1144 1144 1144 मील का ये जो फासला था, ये उन्हें 2 घंटे 45 मिनट में तय करना था और मामूल की फ़्लाइट थी। जब इस फ़्लाइट का राब्ता हुआ नेपाल एयर ट्रैफिक कंट्रोल से, तो उन्होंने इस जहाज़ को जो क्लियरेंस दी वो साउथ से, चूँकि ये एक अप्रोच बनती है रनवे के लिए, तो उन्होंने रनवे 02, रनवे की 2 डायरेक्शन है, एक इसमें जिस पे इन्होंने लैंड करना था वो डायरेक्शन थी 02, उस पे इन्होंने लैंड करना था जनूब की जानब से। तो त्यारे को इनिशियली जो डिसेंट दिया गया वो था 11,500 फुट, कि अब उसको परमिशन दी गई कि 11,500 फुट आप डिसेंट कर सकते हैं। और जब ये हवाई अड्डे से तकरीबन कोई 41 मील दूर एक पॉइंट है रोमियो, वो आपको चार्ट पे आप देखेंगे, रोमियो पॉइंट पे उन्होंने कहा कि इस पे आप रिपोर्ट कीजिएगा, जो कि 41 माइल है काठमांडू से जनूब की जानब, यानी साउथ की जानब। यहाँ पे एक बड़ी ख़ास बात जो है वो नोट करने की ये है कि जिस साल ये एक्सीडेंट हुआ है, काठमांडू के ऊपर रेडार कंट्रोल नहीं था। रेडार जो होता है ग्राउंड रेडार, उसका काम ये होता है कि वो जहाज़ को मॉनिटर कर रहा होता है अपने स्कोप के ऊपर। उस स्कोप के ऊपर जो इन्फॉर्मेशंस आ रही होती हैं, एक तो जहाज़ का कॉल साइन आ रहा होता है कि जहाज़ किस कॉल साइन का मतलब PK 268 लिखा आ रहा होगा, पहली बात। दूसरे, उस जहाज़ की ग्राउंड स्पीड आ रही होती है कि किस स्पीड से जहाज़ ट्रैवल कर रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो जो स्कोप पे आ रही होती है कंट्रोलर के पास, वो होता है उसका ऑल्टीट्यूड, कि किस ऑल्टीट्यूड पे है, मेंटेन कर रहा है, डिसेंड कर रहा है। ये 3 इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक आध इन्फॉर्मेशन और भी सुपर इम्पोज की जा सकती है, वो ऑप्शनल होती है, आप ले सकते हैं। अब लेटेस्ट रडार आए हैं, तो क्योंकि मुझे छोड़े हुए ATC काफ़ी अर्सा हो गया, हो सकता है और भी कोई इन्फॉर्मेशन एक आध होती है, लेकिन मेनली ये 3 इन्फॉर्मेशन तो होती ही हैं, जिससे 2 बड़े फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि कंट्रोलर जो उस जहाज़ को देख रहा होता है कि जहाज़ किधर फ्लाई कर रहा है, किस ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहा है, किस स्पीड से फ्लाई कर रहा है, और क्या वो क्लियरेंस को फॉलो कर रहा है जो कि कंट्रोलर ने पायलट को दी है, नंबर 1। दूसरा उसका फ़ायदा यह है कि पायलट को भी एक कॉन्फिडेंस होता है कि नीचे रडार है और वो मुझे मॉनिटर कर रहा है। और इस तरह बहुत सारे एक्सीडेंट बच जाते हैं अगर रडार हो तो। गो के जैसे मैंने पिछली दफ़ा आपको अर्ज़ किया कि जैसे PK 8303 क्रैश हुआ था, तो उसमें हालांकि रडार था कराची एयरपोर्ट पे, लेकिन चूँकि एक इन्फॉर्मेशन जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो कि ऊपर शीशे के कमरे में बैठा होता है, उसने एक इन्फॉर्मेशन नहीं दी उसको अप्रोच को जहाँ पे रडार लगा हुआ है, बिकॉज वो तो एक बंद कमरे में बैठा हुआ है। अगर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता, इनिशिएटिव लेता, तो शायद ये एक्सीडेंट बच जाता। लिहाजा काठमांडू पे वो रडार नहीं था, और इसलिए जो अप्रोच कंट्रोल काठमांडू था, कंट्रोलर वहाँ पे, उसको सिर्फ़ और सिर्फ जो जहाज़ रिपोर्ट करता, पायलट रिपोर्ट करता, तो वो उस पे उसको बिलीव करना था। ज़्यादा से ज़्यादा वो टाइम से थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। अच्छा, ये जो अप्रोच है काठमांडू की, ये एक 7 स्टेप डिसेंड अप्रोच है। अगर आप इसको देखेंगे, मैं आप चार्ट पे देखिएगा, मैंने आपके लिए ड्रॉ की है, तो अगर आप देखें तो 7 पॉइंट हैं, यानी एक डिसेंड करता है, फिर वो ऑल्टीट्यूड मेंटेन करता है, फिर डिसेंड करेगा, फिर मेंटेन करेगा, फिर डिसेंड करेगा, फिर मेंटेन करेगा, यानी 11,500 से डिसेंड करेगा, 10,500, 10,500 से करेगा 9,500, 9,500 से करेगा तो 8,200, 8,200 से करेगा तो नीचे, इस तरह वो स्टेप डिसेंड है। तो ये 7 बनते हैं टोटल, तो उसको उस स्टेप के अंदर डिसेंड करना है। उसकी वजह क्यों है, ऐसा क्यों है? इसलिए कि जैसे वो 16 मील से अप्रोच
रनवे के लाइन आके वो 16 मील से शुरू करता है अप्रोच, तो उस तरफ पहाड़ ऊंचे हैं। तो जैसे जैसे वो डिसेंड करता जाता है तो पहाड़ों की ऊंचाई कम होती जाती है, तो उस हिसाब से उसको डिसेंड करता हुआ आपको करनी होती है। आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि जितने भी रास्ते में ये पहाड़ आते हैं, लॉ ये है कि आपको हर हालत में ये जो अप्रोच बनाई जाती है, ये बड़े स्पेशल लोग होते हैं जो ये अप्रोच डिज़ाइन करते हैं। वो इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि आपको हर हालत में उस पहाड़ से 1000 फुट ऊपर रहना है। आपने किसी भी शक्ल में जो क्लियरेंस है आपकी वो 1000 फुट से नीचे नहीं हो सकती। तो वो अप्रोच को डिज़ाइन इस तरह करते हैं कि आप 1000 फुट से नीचे ना आएँ। अच्छा, अब ये कैसे होता है? अब ये ऐसे है कि खटमंडू के ऊपर एक इक्विपमेंट लगा होता है जिसको बोलते हैं डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट, DME से बोलते हैं। उसका रिसीवर लगा हुआ है जहाज़ के अंदर। तो जो अप्रोच डिज़ाइन करता है वो उस रनवे से उन पहाड़ों की चोटियां मेजर करके एग्जैक्ट तो उस चार्ट के ऊपर पिन पॉइंट करते हैं, और फिर वो जहाज़ जो है अपने उस डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट को देखते हुए कि इतना डिस्टेंस रह गया तो मेरी हाइट ये हो सकती है, इतना डिस्टेंस रह गया मेरी हाइट ये हो सकती है, इतना डिस्टेंस रह गया मेरी हाइट ये हो सकती है, तो वो उस डिस्टेंस को देखते हुए अपनी हाइट को डिसेंड करता जाता है, मेंटेन करता है, ताकि 1000 फुट का फासला रहे। लिहाजा ये एक आध स्टेप भी नहीं है, ये 7 स्टेप में डिसेंड है। सो पायलट को बहुत केयरफुल हो के, बिकॉज ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच है, ये आसान अप्रोच नहीं है, क्योंकि एक आध स्टेप हो तो बहुत आसान है, बट 7 स्टेप करना और फिर उसको मेंटेन करना। और याद रखिए कि ये जो जहाज़ था ये आज का मॉडर्न जहाज़ नहीं था, यानी इस जहाज़ में ऑटो पायलट था जो फ्लाई करता है, बट इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मैनुअल भी करनी पड़ती हैं। आज के जहाज़ में क्या है कि कंप्यूटर लगे हुए हैं, फिर उसमें साथ एक RNAV अप्रोच होती है वो लगी हुई है, फिर FMS लगे हुए हैं, तो वो सारे का सारा आप बिल्ट इन करते हैं, उसको चेक करते हैं और फिर आप उसको ऑटो पायलट के साथ लिंक कर देते हैं, तो जहाज़ खुद ही डिसेंड करता है, खुद ही मेंटेन करता है। बट आपको मॉनिटर करना होता है, इसमें भी एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, बिकॉज जो आप कंप्यूटर में डालेंगे जहाज़ वो फ्लाई करेगा। पर इस जहाज़ में चूँकि ये पुराना जहाज़ था, इसमें FMS नहीं है, इसमें ऑटो पायलट उतना एडवांस नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्टेंस दे के ख़ुद मेंटेन करनी है, ख़ुद डिसेंड करना है। काठमांडू एयरपोर्ट अगर आप देखें तो ये इस तरह है कि चारों तरफ पहाड़ हैं, जैसे हमारा स्कर्दू है या जैसे गिलगित है, चारों तरफ पहाड़ हैं और नीचे बेस के ऊपर उसके एक रनवे बना हुआ है और शहर है काठमांडू का 4300 के करीब इसकी हाइट है सतह समुद्र से। और जब आप आते भी हैं तो अगर आपको रनवे नज़र ना आए या किसी वजह से आपको गो रन करना पड़े तो वो भी एक ट्रिकी है। गो के काठमांडू वैली बहुत चौड़ी है, अनलाइक गिलगित और चित्राल। जैसे स्कर्दू वैली है, हमारी स्कर्दू वैली भी काफ़ी चौड़ी है, तो काठमांडू वैली भी काफ़ी चौड़ी है, तो वो गो रन करना कोई इतना बहुत बड़ा मसला नहीं है। लेकिन वहाँ पे चूँकि वेदर होता है काफ़ी उस एरिया में मानसून के ख़ास तौर पर मानसून टाइम में, तो वो एक ट्रिकी मसला हो सकता है, बट अदरवाइज़ कोई इतना मुश्किल नहीं है गो रन। बट अप्रोच काफ़ी ट्रिकी है, ये एक चीज़ नोट करने की है। 2:30 के करीब ये जैसे मैं आपको आगे जाके इसकी थोड़ी डिटेल बता दूंगा, तो 10,000 फुट जब पास करा तो उसके बाद ये जहाज़ कोई 8,250 फुट के करीब जब ये मेंटेन करा तो ये किसी पहाड़ के साथ टकराया रास्ते में, जो महाभारत रेंज है यहाँ की हिमालयस की, और इसका राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया कंट्रोल के साथ और ये सब लोग बेचारे उसमें मारे गए। अब ये कैसे हुआ मैं उसको आपको आगे जाके बताता हूँ थोड़ा सा। कंट्रोलर ने उसको जब क्लियरेंस दी इनिशियली कि एयरपोर्ट पोजीशन रोमियो, जो एक रोमियो का पॉइंट है जो 41 माइल्स है फ्रॉम काठमांडू और डिसेंड टू 11,500 फीट, तो उसने वो रिपोर्ट की पोजीशन। उसके बाद एक आप चार्ट भी देखिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि DME 16 यानी D16 का मतलब है कि जो मैंने आपसे पहले एक्सप्लेन किया, DME डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट, यानी रनवे से 16 मील के फासले पे एक पॉइंट है जो D16 कहलाता है। उसके ऊपर उसने पायलट ने उसको रिपोर्ट किया कि वी आर डिसेंडिंग थ्रू 11,500 टू 10,500, ये उसने रिपोर्ट किया। यानी 11 मैं DME 16 पे हूँ और 11,500 से 10,500 डिसेंड कर रहा हूँ। एक्चुअली
सबसे पहली गलती ये हुई यहाँ पे। अब अगर आप इसका चार्ट देखें जो आपके सामने आ रहा है, तो DME 16 पे उसको 11,500 होना चाहिए था, और जैसे ही 11,500 गुजरता तो वो अपना डिसेंट स्टार्ट करता 10,500 की तरफ। और 10,500 आगे पे देखिएगा कि एक रेड लाइन है। रेड लाइन का मतलब यह है कि 10,500 उसको मेंटेन करना था DME 13 तक, यानी रनवे से 13 मील के फासले तक। और 13 मील का पॉइंट जब गुजर जाता तो उसके बाद 10,500 से फिर 9,500 की तरफ उसको डिसेंड करना था, और 9,500 उसको मेंटेन करना चाहिए था DME 10 तक, D10 जो लिखा हुआ है, यानी रनवे से 10 मील के फासले पर। अब 13 मील से पहले वो 10,500 फुट से नीचे नहीं आ सकता, और 10 मील से पहले वो 9,500 फुट से नीचे नहीं आ सकता था। हुआ क्या, बाय मिस्टेक जब उन्होंने ब्रीफिंग की इनिशियली, या तो वो ब्रीफिंग की नहीं गई, नंबर 1, क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, या वो ब्रीफिंग की गई है तो वो इनिशियल डिसेंड करते हुए 11,500 चूँकि एक साइट पे लिखा हुआ है DME 16 के, तो वो उनकी नज़र से मिस हो गया, और वो ये समझे कि DME 16 के ऊपर हमारी हाइट जो है वो 10,500 है, तो होना था 11,500 और वो 10,500। तो उन्होंने अपना जो इनिशियल डिसेंट था DME 16 पे वो 10,500 रखा, तो वो 1,000 फुट कम हो गया जहाँ पे उनको होना चाहिए था। भाई ये गलती उनसे वहाँ पे स्टेप 1 पे हुई DME 16 पे। उसके बाद जहाज़ कॉल करते ATC को, PK26 इज़ एट 10 माइल्स, यानी जहाज़ ने 10 मील की पोजीशन रिपोर्ट उनको दी। आप चार्ट पे देख रहे हो 10 मील की पोजीशन रिपोर्ट उनको देनी थी। तो ATC ने उससे आगे पूछा रिपोर्ट योर लेवल। हालांकि जब आप पोजीशन रिपोर्ट देते हैं तो साथ लेवल भी बताते हैं, तो ATC ने ख़ुद पूछ लिया व्हाट इज़ योर लेवल। तो जहाज़ ने आगे से जवाब दिया वी आर एट, उसने ये बोला, इस तरह बोला वी आर एट, और फिर साथ ही बोला क्रॉस्ड 8200 फीट 9, ये उसने जवाब दिया। सो DME 10 के ऊपर जो जहाज़ ने उसको रिपोर्ट की है, और उसने कहा DME 10, और ATC ने पूछा है कि रिपोर्ट योर लेवल, और उसने कहा कि वी आर एट क्रॉस 8200 फीट। तो ये जो DME 10 पॉइंट है, सीरा जिसे बोलते हैं, ATC ने उसको नोट क्यों नहीं किया? देखिए, जैसे मैंने कराची वाले इंसिडेंट में कहा ना कि ATC के कान खड़े होने चाहिए थे उस मौके पे कि आप 10 मील रिपोर्ट कर रहे हो और आप हाइट बता रहे हो आउट ऑफ 8200, तो ये इमीडिएटली उसको अलर्ट करना चाहिए था कैप्टन को। उसको समझना चाहिए था कि ये कहीं मिस रीड हुआ है, इन्होंने गलत चार्ट पढ़ा है। ये बात ATC की तरफ से उनको नहीं कही गई मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि उसमें ऐसा कोई रिकॉर्ड आया नहीं है। ATC ने आगे से क्या जवाब दिया? इंस्टेड ऑफ पिन पॉइंटिंग ATC ने जवाब दिया रॉजर, क्लियर फॉर फाइनल, रिपोर्ट 4 माइल्स रनवे 02। उन्होंने कहा कि आप अपनी अप्रोच जारी रखें और 4 मील का एक पॉइंट है जो कि आप हमें बताएं। DME 4 जो है, जो आपने लिखा आपको नज़र आ रहा होगा D4, यानी रनवे से 4 मील के फासले तक उसको 5,800 फुट मेंटेन करना था, और जैसे ही DME 4 गुजरता तो उसको डिसेंड करना था 4,950 फुट। अच्छा, ये 4,950 फुट पे डिसेंड करने का मकसद ये है कि ये एक पॉइंट कहलाता है, ये हाइट कहलाती है MDA, यानी एक ऐसी हाइट जो कि उसको बोलते हैं मिनिमम डिसेंड ऑल्टीट्यूड। यानी इस हाइट पे डिसेंड करने के बाद, 4,950 फुट पे डिसेंड करने के बाद वो हाइट वो मेंटेन करता है, और आगे एक नेविगेशन एड लगी हुई है VOR, जिस पे ये सारी अप्रोच बेस करती है। एक रेडियो नेविगेशन एड होती है। अब उस VOR तक वो जहाज़ जाएगा 4,950 फुट मेंटेन करते हुए, और रनवे देखेगा। अगर रनवे नज़र नहीं आता VOR से पहले तो उसके बाद वो गो राउंड कर जाएगा, या अगर रनवे नज़र आ जाएगा तो फिर वो 4,950 फुट से नीचे डिसेंड करके लैंड करेगा, जो कि एलिवेशन है उस एयरपोर्ट की 4,300 के करीब। जहाज़ ने उससे आगे से कहा विल कॉल यू एट 4 माइल्स पाकिस्तान 268।
अच्छा, ये अप्रोच शुरू करने से पहले काठमांडू, जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि नॉर्मली सितंबर का महीना तो मानसून का पीरियड नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा होता है। बाकी जो मानसून एक्चुअली रिट्रीव कर रही होती है तो वेदर होता है उस एरिया में इन सीज़न में भी। तो वो थोड़ा सा वेदर था, कोई इतना ख़ास वेदर नहीं था, बट था इक्का दुक्का थंडरस्टॉर्म थे, बट बड़े इजीली नेगोशिएबल थे जो कि उन्होंने किए। रेस्ट ऑफ द थिंग इज़ एब्सोल्युटली फाइन। अप्रोच एरिया में कोई ऐसा थंडरस्टॉर्म नहीं था, और उन्होंने थोड़ी सी डेविएशन भी मांगी ATC से अप्रोच शुरू करने से बहुत पहले, वो भी उनको दे दी गई, और अप्रोच में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। जैसे मैंने अब्जर्व किया कि वो जहाँ पे 11,500 होना चाहिए था, वहाँ से उन्होंने शुरू ही 10,500 पे किया DME-16। ये वो पहली गलती जो उनसे हुई। इसका मतलब ये हुआ कि फिर आगे हर स्टेप के ऊपर जहाँ पे उनको 9,500 होना चाहिए था 10 मील पे, वहाँ पे वो थे 8,200। और इसी तरह आगे फिर 8,200 एक्चुअली उनको 8,200 मेंटेन करना चाहिए था DME 8 तक, यानी 8 मील रनवे से पहले उनको 8,200 होना था, बट 9,500 उनको डिसेंड करना था 10 मील गुजरने के बाद 9,500 से 8,200, जबकि वो DME 10 पे ही 8,200 हो गया। अब जब 8,200 DME 10 पे हो गया, तो ये जो फासला है दरमियान में 10 मील और 8 मील के दरमियान 2 मील का जो फासला है, वहाँ पे एक पीक है जो कि ऊंची है इस साइड से जिस साइड पे उन्होंने डिसेंड किया। तो चूँकि वो 8,200 हो गए थे, तो वो उनका जो पहाड़ी से फासला था, वो जो 1,000 की सेपरेशन थी, वो कम हो गई। अब वो पहाड़ के साथ टकरा गया। हालांकि इस जहाज़ में एक चीज़ लगी हुई थी GPWS। ये जो पहाड़ है, ये एक जो इनकी जिससे वो टकराए हैं वो स्टीप था, और वो चूँकि अच्छे खासे नीचे थे उस पहाड़ की चोटी से, तो GPWS डेफिनेटली एक्टिवेट हुआ होगा, लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं थे कि वो जहाज़ को अगर पुल करते फुल पावर दे के तो उस पीक से वो गुज़र सकते, और हल्के से क्लाउडी भी था वो। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। अगर वो 10 मील पे 9,500 होते और उसके बाद डिसेंड करते 8,200, तो ये एक्सीडेंट होता ही ना। अच्छा, जहाज़ को रिपोर्ट करना था DME 4 पे के ऊपर, जो कि मैंने आपसे किया। 4 DME उन्होंने रिपोर्ट करना था 5,800 हाइट। जब उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया तो ATC ने इंतज़ार किया 2-3 मिनट, और उसके बाद उसको समझ आ गई कि ये कोई गड़बड़ है। इमीडिएटली उसने एक SOP बनी होती है कि इस केस में जब जहाज़ रिपोर्ट नहीं करता तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो होता है उसके पास एक SOP होती है कि ये स्टेप 1, 2, 3, 4 क्या करना है। उसने अपने वो स्टेप किए और पता चला कि जहाज़ क्रैश हो गया, और उसके बाद थोड़ी देर बाद इंफॉर्मेशन भी मिल गई कि जहाज़ क्रैश हो गया। फिर उसकी नेपलीज़ फोर्सेस को वो ब्लैक बॉक्स में मिल गया, बाकी सारा कुछ मिल गया, रैकेज भी मिल गया, और उसमें अनफॉर्चुनेटली सब लोग मारे गए। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात तो नहीं है कि इस जहाज़ के ऊपर 20 टन के करीब फ्यूल था, और उस फ्यूल ने इतना ज़्यादा जब फ्यूल होता है तो इमीडिएटली सारा जहाज़ ही सारा जल गया वो उस फ्यूल की वजह से। खैर फ्यूल कम भी होता तो क्या होता, जब आप जहाज़ के साथ इतने बड़े पहाड़ के साथ जहाज़ टकराएगा तो वैसे ही बचने का कोई चांस नहीं है। बट हुआ यह कि चूँकि फ्यूल ज़्यादा था तो वो आग इतनी ज़्यादा लगी कि वो सब कुछ पिघल गया, और बॉडीज़ भी पिघल गई। वेरी डिफ़िकल्ट टू रिकग्नाइज बॉडीज़ को। लेकिन बहरहाल वो ये एक बहुत बड़ा एक फ्यूल होने की वजह से भी जो आग लगी, वो डेफिनेटली उसमें बॉडीज़ को रिकग्नाइज़ करना, चूँकि जल गई सारी, तो वो एक मसला था लेटर ऑन। ये सारे एक्सीडेंट जो इन्वेस्टिगेट किया, इसमें काफ़ी एजेंसीज़ ने, उसमें पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी भी थी, फिर कैनेडियन ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड TSP, उन्होंने भी मदद की। फिर इसमें एयरबस जो है उन्होंने भी इसमें शिरकत की। वो सब ने मिल के इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की, तहकीक की। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर जो है वो एयरबस इंडस्ट्रीज़ ने उसको डिकोड किया, और जो उसका ज़ाहिर है उसका जो लुबेलवाब था वो यही था कि जहाज़ जब पहाड़ से टकराया तो वो अपनी एक्चुअल हाइट जिस पे उसको होना चाहिए था, वहाँ से वो 1300 फुट नीचे था, जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि वो एक स्टेप
नीचे फ्लाई कर रहे थे, या उसको बोलिए एक स्टेप आगे फ्लाई कर रहे थे अप्रोच से। ज़ाहिर क्या, बल्कि एक्चुअली तो ये नतीजा यही है कि पायलट की गलती की वजह से जहाज़ क्रैश हुआ। पायलट में जहाज़ में कोई टेक्निकल एरर नहीं था, उसका जो फ्लाइट वार्निंग ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम था वो एक्टिवेट हुआ, बट इट वाज नॉट इनफ कि पायलट उसको पुल कर सकता। पहाड़ की जो ऊंचाई उसकी वजह से वो जितना कम नीचे था ज़्यादा उस वजह से। और जो एंड पे बैनुल-अक़वामी सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल ICAO, उसने कुछ सिफारिशात की कि काठमांडू की अप्रोच जो है उसको इम्प्रूव किया जाए, इसके चार्ट्स जो है नए बनाए जाएँ, उसको मेयारी बनाया जाए, और रडार भी उन्होंने रिकमेंड किया कि रडार होना चाहिए। और इन सब चीज़ों पे बाद में अमल हुआ, लेकिन बहरहाल जो एक्सीडेंट था वो तो हो चुका था। अच्छा, अब आइए इसके पार्ट 2 की तरफ। ये एक्सीडेंट एक्चुअली ये इस तरह की गलतियाँ होती क्यों हैं, असल मसला ये। यहाँ तक तो वो चार्ट जो आपने देखा कि सब लोगों ने एक्सप्लेन किया, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं ये वीलॉग क्यों कर रहा हूँ? मैं ये वीलॉग इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा कि मैंने कोई 9-10 साल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के तौर पर काम किया। मैं वहाँ भी इंस्ट्रक्टर रहा हूँ मुख्तलिफ शोबों में, रडार पे भी काम किया, अप्रोच में भी काम किया, टावर पे भी काम किया, और इसी तरह कोई 25-26 साल पर PI में। और ये जहाज़ जो क्रैश हुआ, ये जहाज़ मैंने फ्लाई भी किया हुआ। इस जहाज़ के अंदर चूँकि ये थोड़ा सा पुराना जहाज़ है, इसमें मॉडर्न बहुत ज़्यादा मॉडर्न इक्विपमेंट जो आजकल जहाज़ों में है वो नहीं है। लिहाजा इस जहाज़ के अंदर, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस जहाज़ के अंदर, बाकी आज भी जहाज़ जितना मर्जी मॉडर्न हो जाए, जो पायलट की प्रिपरेशन है अप्रोच के अंदर, टेक ऑफ के अंदर, ड्यूरिंग क्रूज़, ये सारी की सारी जो फ्लाइंग है, और ख़ास तौर पे टेक ऑफ और अप्रोच और लैंडिंग, ये दो खुसूसन, या फिर आप जब अटलांटिक के ऊपर फ्लाई करते हैं या पैसिफिक के ऊपर फ्लाई करते हैं, तो वहाँ पे जो रूल्स हैं सारे के सारे, तो ये जो स्टेज है टेक ऑफ और लैंडिंग की, इसके ऊपर बहुत ज़ोर दिया जाता है कि आपने CRM आपको कराए जाते हैं कि आपने इसको SOP को फॉलो करना है, और बड़ा रिजिडली फॉलो करना। होता क्या हमारे यहाँ अमूमन पूरी दुनिया में ही, बल्कि लेकिन खुसूसन पाकिस्तान में हमारी एक नेचर है हमारी पूरी कौम की, और जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है, हम डिसिप्लिन के कायल नहीं हैं। ये आप कुछ लोग इसको कहेंगे कि नहीं, या कुछ हाँ, आपकी राय, आप इससे मुत्तफ़िक़ हों या ना हो। मैंने ये जो 2 फील्ड जिनमें मैं रहा हूँ, ये बहुत ही टेक्निकल फील्ड है। सिर्फ मैं नहीं, बाकी जो लोग हैं मेरे साथ मुत्तफ़िक़ होंगे, ये आसान फील्ड नहीं है। ये वो फील्ड है जहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ और हर वीलॉग में कहूँगा, ये वो फील्ड है दोनों, आपके मुंह से निकली हुई एक गलत बात, वो जो पीछे 400 बंदा बैठा हुआ ना, और बशमूल आपके, सबकी जान जाएगी। बाद औक़ात तो आपको मौका मिल जाता है कि आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बाद औक़ात आपको मौका नहीं मिलता, और जब आपको मौका नहीं मिलता तो उसका जो रिज़ल्ट होता है ना, वो होता है जो लोग जहाज़ में हैं वो 300 है या 400 है या 50 हैं, वो सारे के सारे गए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें ये नहीं है कि आप मज़े करें, एंजॉय करें, और चाहे तो किसी SOP को फॉलो करें और चाहे तो ना करें, ऐसा नहीं है। बाकी फील्ड में यह है कि आप ठीक है जी, आप दफ्तर गए हैं, आधा घंटा काम किया, उसके बाद मूड आया तो चाय पीने चले गए, उधर गपशप मारी, उधर सिगरेट पी ली, उधर ये कर लिया, उधर वो कर लिया। उसके बाद आपका मूड है तो जाएँ, मूड है तो ना जाएँ, मूड है तो लेटर लिखें तो उसमें 50 गलतियाँ हों तो कोई मसला नहीं है। और इस तरह बाकी फील्ड हमारे, मैं किसी फील्ड को रेडिकुल नहीं कर रहा, मैं जनरल आपको बता रहा हूँ कि बाकी सब फील्ड में जो ऑफिस जॉब्स हैं, ये इस तरह की चीज़ें हैं, उसमें बहुत सारी गलतियों की गुंजाइश होती है, कोई दूसरा देख लेता है। यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। आपने जो करना है, आपने उसको एक सर्टेन प्रोसीजर के तहत करना है। इसलिए इन दोनों फील्ड्स में SOP के ऊपर जो लोगों ने अब एक्सपीरियंस के साथ डिपार्टमेंट्स ने या उन्होंने बनाई होती हैं,
वो उसके पीछे एक बड़ी रिसर्च होती है SOP जब बनाते हैं कि आपने ये क्यों करना है, 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 तो वो स्टेप के साथ दी गई होती है। अनफॉर्चुनेटली जैसे हमारे पूरी कौम का मजाज है कि हम बड़ी मुश्किल से उसके ऊपर मुत्तफिक होते हैं। हम समझते ये हैं कि बस हमें सब कुछ आता, बस, और जो मुझे आता है वो किसी और को नहीं आता। ये जो एक है ना कि मुझे बहुत आता है और मैं बड़ी तुरहमहा चीज़ हूँ और मेरे मुकाबले में कोई नहीं है, और ये कोई मसला नहीं है। यानी मैं अगर ये समझूँ, अब कराची जैसे एयरपोर्ट है, मैं समझता हूँ कराची मैंने पता नहीं हज़ारों फ़्लाइट्स की होंगी, हज़ारों, और कराची में मैं 10 साल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी रहा हूँ। तो मुझे तो ज़बानी कराची की एक एक चीज़ याद है, एक एक ईंट, हर चीज़ वहाँ की मुझे याद है कि कौन सा टैक्सी वे किधर है और क्या है और कैसे है, और इस तरह सारी अप्रोचेज़ मुझे ज़बानी याद है। तो मैं चाहूँ तो 4 देखूँ, 4 तो ना देखूँ, मुझे सारा ज़बानी याद है। बट यही वो गलती है जो हम लोग करते हैं कि हम ये समझते हैं कि हमें हर कुछ आता है। चीज़ है कि ये अब जब ये इन्वेस्टिगेटर थे, इन्होंने ये नोट किया कि ये जब इन्होंने सर्च की पूरी, तो उन्होंने फिर एक दूसरे जहाज़ के ऊपर ये सारा पूरी ये एक फ़्लाइट प्रिपेयर की और उसको देखा कि आखिर हुआ क्यों। इन्वेस्टिगेटर फिर इस तरह चीज़ों को चेक करते हैं कि हुआ क्या। अब वो ये कहते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली हुआ ये है कि या तो ये ब्रीफिंग हुई नहीं, नंबर 1, या ये ब्रीफिंग अगर हुई है तो मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा काठमांडू का, अब आपके सामने आ रहा होगा इस वक्त। तो वो चार्ट अब देखें, जहाँ पे DME 16 लिखा हुआ है और उसके साथ हाइट लिखी हुई है 11,500। तो उनका ख्याल ये है कि कैप्टन का जो अंगूठा है, लेफ़्ट अंगूठा, जहाँ से उसने चार्ट को पकड़ा, एक तो चार्ट होता बड़ा छोटा सा है, कार्ड साइज़ का चार्ट होता है ये, और बड़ा बारीक लिखा होता है, ये नहीं कोई इतना बड़ा नहीं होता, कॉकपिट में इतनी जगह ही नहीं होती। तो वो वहाँ पे उसका अंगूठा आ गया, और उसी के बिल्कुल राइट साइड पे देखें कि 10,500 लिखा हुआ है। तो वो DME 16 और 11,500 मिस कर गया, और जो उसके राइट पे 10,500 था ना, वो उसको नज़र आया। तो उसने ये समझा कि DME 16 के ऊपर जो हाइट है ना वो 10,500 है, हालांकि वो 11,500 थी जिसके ऊपर उसका अंगूठा था। ये उनकी एक राय है। उन्होंने कहा कि ये पॉसिबिलिटी है कि ये भी हुआ होगा शायद, उनको श्योर तो नहीं है, ज़ाहिर है। तो एक दो चीज़ें हो गई, या अप्रोच ब्रीफिंग प्रॉपर नहीं हुई या फिर ये हुआ। अच्छा, दूसरा ये जो चार्ट है ना, अब इस चार्ट को रखने की क्या जगह। हर पायलट के जो कंट्रोल स्टिक है जहाँ से वो जहाज़ को फ्लाई करता है, उसके ऊपर एक क्लिप लगा होता है। हर पायलट को ज़रूरी है कि वो चार्ट अपने सामने क्लिप बोर्ड पर लगाए, बिल्कुल ऐसे सामने, कोई तकरीबन 1.5 फुट के फासले पे, फुट के फासले पे, क्योंकि वहाँ से आप उसे पढ़ सकते हैं आसानी से। एक फर्स्ट ऑफिसर का, एक कप्तान का, ऐसे लगे होते हैं दोनों, तो वैसे देखते हैं। क्योंकि कंट्रोल को फ्लाई करना होता है तो वो चार्ट बिल्कुल सामने ऐसे होना चाहिए। अब इस जहाज़ पे कंट्रोल स्टिक के ऊपर ना फर्स्ट ऑफिसर की ना कैप्टन की कोई क्लिप नहीं लगा हुआ। अब आप इसको क्या कर सकते हैं कि जो कैप्टन है अपना चार्ट वो इस तरफ, बिल्कुल इस तरफ रखेगा, विंडो के साथ एक क्लिप लगा होता है, और फर्स्ट ऑफिसर इधर एक क्लिप लगा वहाँ रखेगा। तो जब चार्ट आपकी नज़रों से ओझल हो जाता है, यानी यहाँ पे आएगा और कैप्टन के इस तरफ आएगा और आप सामने देख के फ्लाई कर रहे हैं, तो ये भी एक चांस था कि वो हाइट उनसे मिस होगी, बिकॉज वो या उन्होंने ब्रीफिंग नहीं की थी तो वो उन्होंने याद नहीं रहा, और वो उन्होंने देखा नहीं यूँ करके। और चूँकि हल्का सा क्लाउडी था और वो अप्रोच बड़ी ट्रिकी है, और पायलट वैसे ही अंडर प्रेशर होता है उस अप्रोच के ऊपर, ख़ास तौर पे जैसे स्कर्दू की अप्रोच है, चित्राल की है, गिलगित की अप्रोचेज़ हैं, और इस तरह के अप्रोचेज़ हैं, वहाँ पे वैसे ही बहुत प्रेशर होता है कि कॉम्प्लिकेटेड अप्रोचेज़ हैं। तो वो शायद वो उन्होंने दोबारा नहीं देखा, ये भी हो सकता है। एक और तीसरा चांस उन्होंने क्या कहा कि अगर उन्होंने दोनों ने यहाँ नहीं रखा तो सम टाइम पायलट क्या गलती करते हैं, वो एक ही चार्ट यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ 2, और वो जो चार्ट जो कि नॉन स्टैंडर्ड है, और वो चार्ट सामने रख देते हैं। तकरीबन 3 फुट के फासले पे पेडेस्टल है, फ्रंट इंस्ट्रूमेंट पैनल के बिल्कुल नीचे एक पेडेस्टल है, वहाँ पे रख देते हैं चार्ट। अब जब वहाँ पे रखेंगे और हम यूँ बैठे हुए हैं, तो वो डिस्टेंस जो चार्ट का है वो तकरीबन 3 फुट का बनता है, 2.25-3 फुट बनता है। तो इतनी दूर से मे भी एक जवान आदमी जिसकी आई साइट 6/6 है और वो बड़ी शार्प उसकी आँखें हैं तो पढ़ ले, लेकिन मेरे जैसा बूढ़ा आदमी या उस एज के लोग जो सीनियर कैप्टन होते हैं, तो वो इतनी दूर से मुश्किल हो जाता पढ़ना कि वो क्या लिखा हुआ बारीक।
तो ये 3 सूरतें उन्होंने कहा कि ये हो सकती हैं कि ये हुआ होगा और ये हाइट उनसे मिस हुई है। एक और पॉइंट उन्होंने कहा कि हम सपोज करें कि ये चार्ट उन्होंने सामने रखा है जो कि नॉन स्टैंडर्ड है। याद रखिए, आप चार्ट सामने पेडेस्टल के पास, पेडेस्टल के ऊपर, इंस्ट्रूमेंट पैनल के नीचे नहीं रख सकते। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने रखा होगा तो कैप्टन की तरफ, जैसे कैप्टन ये बैठा हुआ, तो इधर एक लीवर आता है जिसको स्पीड ब्रेक लीवर बोलते हैं, जिससे स्पीड आप जहाज़ की कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं, और लैंडिंग के बाद भी वो काम आता है जहाज़ को रोकने के लिए। तो उसका लीवर काफ़ी बड़ा होता है। तो वो उन्होंने बैठ के देखा तो वो कहा कि अगर चार्ट यहाँ पे था तो वो लीवर रास्ते में आता है, आई साइड के रास्ते में आता है। तो वो भी एक हिंड्रेंस थी लीवर की कि वो चार्ट उनको सही नज़र नहीं आया होगा और वो उसको पढ़ नहीं सके उसको, और वो हाइट जो थी वो उसको मिस कर गया वो। अच्छा, एक चीज़ और देखिए कि जहाज़ की तरफ से कॉल आती है उसको कि काठमांडू टावर, गुड आफ्टरनून, पाकिस्तान 268 25 माइल्स एट 11,500, यानी 25 मील पे जहाज़ ने एक और रिपोर्ट की थी, 11,500 फीट मेंटेन कर रहा था वो। ये वो अल्टीट्यूड था जो कि फर्स्ट ऑफिसर ने ATC को रिपोर्ट किया और वो सही अल्टीट्यूड था, यानी वो 11,500 ही थे और वो 25 मील ही थे। ATC ने आगे से कहा कि पाकिस्तान 268 रिपोर्ट 16 माइल्स, विंड 180, एक्सपेक्ट सीरा अप्रोच, यानी उसने कहा कि आप ठीक है 16 मील आप बताएं, और विंड जो है वो ये डायरेक्शन है 180, और सीरा अप्रोच जो कि आप देखेंगे लिखा हुआ चार्ट के ऊपर सीरा अप्रोच, तो सीरा अप्रोच आप एक्सपेक्ट करें। तो PK 268 आगे से कहता है कि रॉजर, कॉल एट 16 माइल एक्सपेक्टिंग सीरा अप्रोच। उसके बाद उसने जब उसको 11,500 फीट डिसेंट दिया और DMA 16 कॉल करने के लिए कहा, तो वो जो टाइम था वो उन्होंने जो ब्रीफिंग की थी वहाँ पे वो 11,500 के बजाय 10,500 आए। हालांकि उससे पहले जो उन्होंने 25 मील रिपोर्ट की थी वो सही रिपोर्ट थी। मैंने काठमांडू फ़्लाइट्स बहुत सारी की हैं, इसी जहाज़ पे की हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं एक फ़्लाइट कर रहा था काठमांडू की, तो कैप्टन मुझे कहने लगे कि आप यहाँ पे अप्रोच और लैंडिंग आप करो। मैंने कहा ठीक है। तो मैं जब ब्रीफिंग करने लगा तो मुझे कहते हैं कि आप ऐसे करो, आप इसको खुद एक दफ़ा पढ़ लो, मुझे याद है सारी ब्रीफिंग। मैंने कहा नहीं, मैं तो इसको ब्रीफिंग आपको कर देता हूँ, एक दफ़ा लाउड पढ़ देता हूँ ताकि दोनों। कहते नहीं ज़रूरत नहीं है, आप ख़ुद पढ़ लो इसको। तो खैर मैंने उसको पढ़ा। अब जब कैप्टन ऑर्डर कर रहा हो तो क्या आप कितनी दफ़ा आप उसे बोल सकते हैं। तो जब मैंने उसको पढ़ लिया अच्छी तरह, तो मैंने वो चार्ट, क्योंकि मैंने कहा ना वो यही जहाज़ है एयरबस, तो वो चार्ट जो है वो मैंने वो सामने पेडेस्टल पर रख दिया, बिकॉज जगह ही एक भाई थी एक पेडेस्टल कि या आप पेडेस्टल में रखें या अपनी तरफ दोनों पर लगाएं। तो मैंने कहा कि आप अपना चार्ट निकाल के अपनी तरफ लगा लें ताकि आपको। कहते नहीं मुझे चार्ट की ज़रूरत नहीं है, बस आप ऐसा करो, आप अपनी तरफ रख लो, यानी मैं चार्ट इधर अपनी तरफ लगा लूँ। तो जाकर मैं इधर लगाता हूँ तो कैप्टन के पास ना सामने चार्ट है ना उधर है। तो वो मैंने कहा अच्छा मैं आपको निकाल देता हूँ चार्ट आपका। कहते नहीं मुझे ज़रूरत नहीं, मुझे ज़बानी याद है, कोई मसला नहीं है। तो वो उन्होंने नहीं माना कि वो चार्ट अपना चार्ट निकालते, यानी 2 चार्ट होते हैं, तो वो अपना निकालते या अपनी तरफ रखते या हम दोनों कॉमन एक सामने रखते। तो वो चार्ट मुझे ही लगाना पड़ा और मुझे भी उन्होंने कहा अपनी तरफ लगाओ। तो वो मुझे अच्छी तरह याद है वो फ़्लाइट कि मेरे ऊपर इतना प्रेशर था कि आई हैव टू बी मोर देन केयरफुल कि मैं क्या करूं इसको, कि एक बंदा चार्ट देख ही नहीं रहा तो ऐसा ना हो कि वो गलती हो जाए। ब्रीफिंग बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, नंबर 1। नंबर 2, विदाउट ब्लेमिंग एनीबॉडी, असल चीज़ है कि हमें इस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि हम बतौर एक कौम अब इस एक्सीडेंट को छोड़ दीजिए, हम बतौर एक कौम वो सिस्टम जो हम डिज़ाइन करते हैं वो उसको एज़ इट इज़ रिजिडली फॉलो करने को तैयार क्यों नहीं होते, जो वहाँ पे कहा गया होता है, जो हम वहाँ पे लिखा गया होता है। ये है वो सबसे बड़ा इशू। एक फ़िक्रे में मैंने आपको बता दिया सारे एक्सीडेंट की एक्चुअली जड़। हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स वो एविएशन में हों या किसी और जगह हों, हम उनको फॉलो करने को तैयार नहीं होते। आपने देखा होगा कि अक्सर घरों में
आपने देखा आग लग जाती है। जब से ये यूपीएस सिस्टम इंस्टॉल होना शुरू हुआ, मैं इसलिए यहाँ पे इररेलेवेंट है लेकिन मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जब से ये यूपीएस सिस्टम लोग यूपीएस लगाना शुरू हैं घरों में, कई घरों में, यानी मेरे हमसाये में 2 घर जले हैं डिफेंस में जिनको मैं जानता हूँ, सिर्फ इस वजह से कि जब लोग यूपीएस लगाते हैं तो उसके अंदर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये है कि यूपीएस की एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वायर दी गई होती है जो यूपीएस बनाते हैं कि आपने घर में पूरे में इसको इस तरह चलाना है। हम क्या करते हैं कि नेगेटिव वायर उसको ले लेते हैं वापडा की, और जो पॉजिटिव वायर है वो यूपीएस से ले लेते हैं। होता क्या है, जब रिवर्स करंट फ्लो करता है तो आपके आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसी तरह बाकी एविएशन में भी हम, चूँकि मैं उसको कोड नहीं करना चाहता, खामखा बात जो किसी और तरफ ना निकल जाए, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को कोशिश करते हैं कि हम ये समझें कि ये ऐसे फजूल सी चीज़ है, बस ठीक है, ये सब हम करते हैं, कोई मसला नहीं है। लाहौर को मसला नहीं है यार, मैं तो कल भी गया था, सुबह भी गया था, तो अब मैं दूसरी दफ़ा जा रहा हूँ। ये खटमंडू क्या चीज़ है, खटमंडू तो आता जाता रहता हूँ, ये फ़लाँ क्या चीज़ है, वो मैंने पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है। ऐसा नहीं है, ये चीज़ें आपको एज़ इट इज़ करनी है एविएशन में ख़ास तौर पे, बिकॉज़ ये बहुत सेंसिटिव लाइन है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और एविएशन। गलती सिर्फ यही है जो मैंने आपको 4 स्टेप बताया, या ब्रीफिंग हुई नहीं है, या हुई है तो उसके चार्ट को सही पकड़ा नहीं गया, पकड़ा गया तो उसको सही जगह रखा नहीं गया, सही जगह रखा गया तो उसको बाद में रीचेक नहीं किया गया। ये 4-5 गलतियाँ थीं जो इसमें हुई, और सिर्फ इसलिए हुई कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो नहीं किए गए। तो जो के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।